लोक प्रशासन के अंतर्गत 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। सबसे पहले देखें प्रथम क्वेश्चन कि विकल्प शब्द पोस्ट कॉर्ब किसने प्रयोग किया था। तो लोक प्रशासन के अंतर्गत लूथर गुलिक, ध्यान देंगे, लूथर गुलिक लोक प्रशासन के एक विशेषज्ञ और सिद्धांतकार थे। और पोस्ट कॉर्ब एक संक्षेपीकृत शब्द है जो प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में बहुत प्रयोग किया जाता है। ये सभी प्रशासन के लिए आवश्यक प्रमुख चरण है। ये पोस्ट कॉर्ब जो है संक्षेपीकृत शब्द है, जैसे इसमें अलग अलग शब्द का अर्थ, जैसे पी से प्लानिंग है, ओ से ऑर्गेनाइजेशन है, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, ओ से कोऑर्डिनेटिंग और आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। तो इस तरह से देखें कि किसी भी प्रशासन के क्षेत्र में ये 7 जो शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, जिसका सिद्धांत लूथर गुलिक ने दिया था। लूथर गुलिक ने दिया है, जिसमें एक प्रशासक को ये 7 सिद्धांत के अनुसार चलना पड़ता है। जैसे बताएं क्या है, कोई भी काम करने के लिए पहले नियोजन बनाया जाता है, संगठन के माध्यम से उसे काम किया जाता है। काम करने वाले कौन होते हैं? कर्मचारी होते हैं। और कर्मचारी में भी क्या है, सीनियर जूनियर का होता है, निर्देशन चलता है। उसके बाद सभी स्टाफों के बीच में सामंजस्य की स्थिति होती है, सामंजस्य बैठा करके काम किया जाता है। फिर प्रतिवेदन यानी रिपोर्टिंग के अनुसार काम होता है और उसके लिए बजट की आवश्यकता होती है। तो इस 7 शब्द के अनुसार लूथर गुलिक ने बताया कि प्रशासन चलाया जाता है। निम्न में से कौन कहता है कि लोक प्रशासन में केवल सरकार की कार्यकारी शाखा के काम शामिल होते हैं। यहाँ है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन कहता है कि लोक प्रशासन में केवल सरकार की कार्यकारी शाखा के काम शामिल होते हैं। तो ये लूथर गुलिक ने ही कहा है कि लोक प्रशासन में केवल सरकार की कार्यकारी शाखा का काम शामिल होते हैं। फिर देखते हैं लोक प्रशासन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है, यह सरकार के मामलों का प्रबंधन है। दूसरा है, यह सरकार का गैर राजनीतिक नौकरशाही यंत्र है। तीसरा है, यह एक राजनीतिक परिवेश में काम करता है। और चौथा है, यह सरकार की गतिविधि का भाग है। तो इसमें देखेंगे कि ये चारों लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। जैसे यह सरकार के मामलों का प्रबंधन है, ये भी सही है। यह सरकार का गैर राजनीतिक नौकरशाही यंत्र है, ये भी सही है। यह एक राजनीतिक परिवेश में काम करता है, ये भी सही है। और यह सरकार की गतिविधि का एक भाग है। तो इस तरह से ये चारों ऑप्शन सही है। फिर देखते हैं कि प्रशासन का सरोकार यानी मतलब कामों के करवाने से है। परिभाषित उद्देश्य की प्राप्ति के साथ यह कथन किसका है? यह किसने कहा है कि प्रशासन का सरोकार कामों के करवाने से है? तो यह कथन लूथर गुलिक का ही है। लूथर गुलिक का एक ना एक प्रश्न जरूर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है इसका। लूथर गुलिक का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक प्रशासन में सरकार की सभी गतिविधियां शामिल हैं। यहाँ ध्यान देना है कि लोक प्रशासन में सरकार की सभी गतिविधियां शामिल हैं, चाहे वह विधान शाखा की हो या कार्यकारी शाखा की या सरकार की या न्यायिक शाखा की। इस चयन से झलकता है, इससे क्या झलकता है कि प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण, प्रशासन का इतना व्यापक दृष्टिकोण है कि इसके अंतर्गत सरकार की सभी गतिविधियां
शामिल होती है, चाहे वह विधान शाखा की हो या कार्यकारी शाखा की हो, यानी कानून बनाने का हो, काम करने का हो, या सरकार के न्यायिक शाखा का हो, न्याय करने का हो। ये सभी किस में आते हैं? प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। इसलिए प्रशासन का यह व्यापक दृष्टिकोण माना जाता है। निम्न में से किन्होंने प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण का समर्थन किया है? साइमन, एल.डी. वाइट, लूथर गुलिक, स्मिथबर्ग और थॉमसन। तो इसमें एल.डी. वाइट और स्मिथबर्ग और थॉमसन, ये तीनों ने समग्र दृष्टिकोण का समर्थन किया। समग्र दृष्टिकोण होता क्या है? इस उपागम के अनुसार लोक प्रशासन उन सभी गतिविधियों का समावेश करता है जो दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो इस उपागम के अनुसार प्रशासन ऊपर से नीचे तक सभी व्यक्तियों की गतिविधियों से बनता है, उसी को समग्र दृष्टिकोण कहा जाता है। तो इसका समर्थन किसने किया है? एल.डी. वाइट और स्मिथबर्ग, एल.डी. वाइट, स्मिथबर्ग और थॉमसन ने। निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतक ने प्रशासन को वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों के संगठन और निर्देशन के रूप में परिभाषित किया है? तो यह परिभाषित किया है J.M. फिफनर ने। ध्यान देना है, ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रशासनिक चिंतन ने प्रशासन को वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भौतिक संसाधनों के संगठन और निर्देशन के रूप में किया है। किसने किया है? J.M. फिफनर ने। फिर है प्रशासन के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, यह सभी नियोजन मानव गतिविधियों में व्याप्त है। यह एक सहकारी प्रयास है। शब्द प्रशासन यूनानी शब्द से निकला है। यह हमेशा वांछित लक्ष्य की प्राप्ति में लगा रहता है। इसमें से डी आंसर सही है। यह सभी नियोजन मानव गतिविधि में व्याप्त है, ये सही है। यह एक सहकारी प्रयास है, ये भी सही है। तीसरा है, यह प्रशासन यूनानी शब्द से निकला है। प्रशासन शब्द संस्कृत के प्रशास्ता शब्द से निकला है, यूनानी से नहीं, ये संस्कृत से निकला हुआ शब्द है प्रशासन, इसलिए ये गलत हो गया। और फिर है, यह हमेशा वांछित लक्ष्य की प्राप्ति में लगा रहता है। इस तरह से 1, 2 और 4 ये तीनों सही है। 1, 2 और 4, सिर्फ तीसरा ये गलत है, जो प्रशासन प्रशास्ता संस्कृत के प्रशासन सबसे निकला है। फिर नेक्स्ट है, किसने यह घोषणा की कि अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो यह मुख्य रूप से प्रशासन के पतन की वजह से होती है। लोक प्रशासन इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि कहा जाता है, किसने कहा है कि अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो यह मुख्य रूप से प्रशासन के पतन की वजह से होगा। यह किसने कहा है? तो डॉन हैम ने कहा है। डॉन हैम ने कहा है कि जहाँ के प्रशासक कमज़ोर होता है, सही नहीं होता है, वहाँ क्या है, वहाँ की सभ्यता असफल हो जाती है और प्रशासन के पतन में प्रशासक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोक प्रशासन आधुनिक सरकार की समस्या का मर्म है। लोक प्रशासन आधुनिक सरकार की समस्या का मर्म है। यह किसने कहा है? तो यह एल.डी. वाइट ने कहा है। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन को कितने चरण में विभाजित किया जा सकता है? तो 6 चरण हम लोग देखे, पीछे वीडियो में हम 6 चरण की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 6 चरण को विभाजित किया गया है। लोक प्रशासन के प्रथम चरण के मुख्य विषय क्या थे? राजनीति और प्रशासन द्विभाजन, प्रशासन के विज्ञान पर बल। वुड्रो विल्सन ने सबसे पहले 1887 में अपनी किताब में राजनीति और प्रशासन को अलग अलग बताया, तो इसलिए राजनीति प्रशासन द्विभाजन सही है। और उन्होंने कहा कि प्रशासन क्या है? एक विज्ञान है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी बी सही है। लोक प्रशासन का प्रथम चरण की समय अवधि क्या है? तो प्रथम चरण 1887 वुड्रो विल्सन की किताब के साथ 1887 से 1926 तक माना जाता है प्रथम चरण। फिर द्वितीय चरण 1927 से 1937 तक माना जाता है। तृतीय चरण 1938 से 47 तक माना जाता है।
और चतुर्थ चरण 1948 से 70 तक माना जाता है। तो ये हो गया प्रथम चरण, ये द्वितीय चरण, ये तृतीय चरण और ये चतुर्थ चरण। द्वितीय चरण को प्रायः आद किया जाता है। तो प्रथम चरण में सिर्फ देखा गया कि जहाँ वुड्रो विल्सन ने राजनीति को प्रशासन से अलग बताया और उसी सिद्धांत को गुडनॉ ने आगे बढ़ाया था और सिद्धांत दिया था, लेकिन द्वितीय चरण में अनेक विद्वानों ने लोक प्रशासन को सैद्धांतिक बताया और अनेक सिद्धांत दिए, राजनीति और लोक प्रशासन पर अनेक सिद्धांत दिए। इसलिए लोक प्रशासन को राजनीति प्रशासन द्वैत भाव कहा जाता है। इस रूप में याद किया जाता है, राजनीति प्रशासन द्वैत भाव, यानी अनेक सिद्धांत दिए गए थे। इसलिए द्वितीय चरण को सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है, सिद्धांतों का युग कहा जाता है, राजनीति प्रशासन द्वैत भाव कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस पुस्तक के प्रशासन के साथ ही द्वितीय चरण का प्रारंभ हुआ। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? जब तक हम यहाँ ध्यान देंगे कि द्वितीय चरण का शुरुआत, प्रथम चरण हुआ कब बताएं? 1887 से 1926 तक ये प्रथम चरण हो गया। द्वितीय चरण जब ये ख़त्म हुआ तो शुरू होता है 1927 से, तो यही हो गया आपका 1927। तो उसी समय प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो WF विलोबी ने लिखा था, तो ये क्या है? लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर पहली पुस्तक थी ये, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और यही किताब के साथ द्वितीय चरण की शुरुआत होती है। उसके बाद देखते हैं लोक प्रशासन के तृतीय चरण। लोक प्रशासन का तृतीय चरण की अवधि क्या है, समय अवधि? तो अभी हम देख लिए पीछे कि 1887 से लेकर के 1926 तक प्रथम चरण, 1927 से लेकर के 37 तक द्वितीय चरण, तो तृतीय चरण हो गया 1938 से लेकर के 1947 तक। तो अब ये हो गया तृतीय चरण का समय अवधि। अगर कोई विचारधारा है तो निर्माण ही प्रशासन का मर्म है, और प्रशासनिक विचारधारा की शब्दावली मानव चयन के तर्क और मनोविज्ञान से निकाली जाने चाहिए। तृतीय चरण से संबंधित यह कथन किस विद्वान का है? ये साइमन के द्वारा कहा गया है। निम्नलिखित विषय लोक प्रशासन की किस चरण से संबंधित है? जैसे लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र तथा कार्य क्षेत्र के संबंध में उत्पन्न समस्याओं का नवीन रूप से समाधान, विकासशील देशों के अनुकूल प्रशासन को विकसित करने का प्रयास। तो ये चतुर्थ चरण में हुआ। चतुर्थ चरण को ही पहचान का संकट का युग कहा जाता है या तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास का युग कहा जाता है। लोक प्रशासन के चतुर्थ चरण को प्राय आद किया जाता है। यहाँ देखें कि लोक प्रशासन को चतुर्थ चरण को प्राय आद किया जाता है किस नाम से? विध्वंसकारी काल, अंधकार युग, संदेह का बादल की पहचान की संकट अवस्था। तो इसे अंधकार युग या पहचान की संकट की अवस्था माना जाता है। तो ये आंसर सी हुआ। अंधकार का युग भी कहा जाता है और पहचान की संकट का युग। लोक प्रशासन के चतुर्थ चरण की समय अवधि क्या है? तो लोक प्रशासन के चतुर्थ चरण की समय अवधि 1948 से 70 मानी जाती है। किस चरण को सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो पहले बोले कि पहला चरण जो है 1887 से 1926 तक माना जाता है। इसमें सिर्फ वुड्रो विल्सन ने राजनीति को क्या है प्रशासन से अलग बताया। तो इसमें सिर्फ तर्क दिया गया था, गुडनॉ ने कुछ सिद्धांत दिए, लेकिन सही सिद्धांत द्वितीय चरण में दिया जाता है। राजनीति और प्रशासन के सही मायने में सिद्धांत दिया जाता है कब? द्वितीय चरण में। इसलिए द्वितीय चरण को सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहा जाता है। कार्योन्मुखी दृष्टिकोण के समय लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश लोक प्रशासन के किस चरण की मूल विषय वस्तु थी? यहाँ ध्यान देना है। कार्योन्मुखी दृष्टिकोण के समय लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश लोक प्रशासन के किस चरण की
मूल विषय वस्तु थी। पंचम चरण में अंत होते होते बहुत उलट पलट सिद्धांतों को अनेक विद्वानों ने दिया, कुछ सही बताया, कुछ गलत बताया। अंत में पंचम चरण में कार्योन्मुखी दृष्टिकोण के समय लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश लोक प्रशासन के पंचम चरण की मूल विषय वस्तु थी। लोक प्रशासन के पंचम चरण की समय अवधि 1971 से 1990 तक मानी जाती है। लोक प्रशासन के पिता किसे कहा जाता है? वुडरो विल्सन को। लेकिन अमेरिका के लोक प्रशासन का पिता गुडनॉ को कहा जाता है, लेकिन लोक प्रशासन का पिता वुडरो विल्सन को कहा जाता है। नवीन लोक प्रशासन शब्द को सबसे पहले 1990 में किसने गढ़ा? यानी नवीन लोक प्रबंधन जब 1990 में पंचम चरण खत्म होता है और छठा चरण शुरू होता है, तो उसी में नवीन लोक प्रबंधन शब्द का प्रयोग 1990 में कौन किया? तब क्रिस्टोफर हुड ने किया था, जिसमें पूरे नए ढंग से लोक प्रशासन को परिभाषित किया गया है। निजीकरण से लेकर के सार्वजनिक सभी को स्थान दिया गया है। लोक प्रशासन आधुनिक सरकार की समस्या का मर्म है। यह किसने कहा? तो एल.डी. वाइट ने कहा है। आधुनिक काल में लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? कल्याणकारी राज्य का उदय, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, जनसंख्या में तेज बढ़ोतरी कि आर्थिक नियोजन। तो यहाँ देखिए कि आधुनिक काल में लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? तो इसमें सभी उत्तरदायी है, जैसे कल्याणकारी राज्य का उदय, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, जनसंख्या में तेज बढ़ोतरी और आर्थिक नियोजन। इसी के चलते लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के लिए ये सब कारण उत्तरदायी है। तो इसमें सब हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य का उदय, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, जनसंख्या में तेज बढ़ोतरी और आर्थिक नियोजन। एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन के उद्भव के प्रथम चरण में निम्न में से कौन सी प्रमुख विषय वस्तु थी? अब यहाँ ध्यान देना है। राजनीति और प्रशासन में अलगाव, ये तो थी। प्रशासन के सिद्धांत, लोक प्रशासन एक मूल्य मुक्त विज्ञान बन सकता है। वुडरो विल्सन का तर्क था, ये सही है, पहला सही, तीसरा सही, सिद्धांत द्वितीय में दिया गया था। लोक नीति निर्माण का अध्ययन, ये नहीं है। और कुशलता और अर्थव्यवस्था लोक प्रशासन के आदर्श शब्द है, ये सही है। तो इस तरह से ये आंसर सही हुआ। एक, राजनीति और प्रशासन में अलगाव प्रथम चरण के विषय वस्तु थी। दूसरा, लोक प्रशासन एक मूल्य मुक्त विज्ञान बन सकता है। तीसरा और पांचवा, कुशलता और अर्थव्यवस्था लोक प्रशासन के आदर्श शब्द हैं। वुडरो विल्सन का नाम निम्न में से किस कथन से जुड़ा है? लोक प्रशासन के अनुशासन के संस्थापक, तो ये सही है, लोक प्रशासन के अनुशासन के संस्थापक के रूप में। दूसरा, राजनीति और प्रशासन के विभाजन के जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रशासन का अध्ययन नामक लेख की रचयिता, ये भी सही है। और एड संविधान की रचना से उसे चलाना कहीं मुश्किल होते जा रहा है, यानी संविधान बनाना आसान है लेकिन उसे चलाना बहुत कठिन है, ये तर्क इन्हीं का था। इस तरह से चारों ऑप्शन सही है। राजनीति का नाता राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से है, जबकि लोक प्रशासन का सरोकार इन नीतियों को लागू करने से है। यह किसने कहा? तो यह गुडनॉ ने कहा है। यही गुडनॉ को अमेरिका का लोक प्रशासन का जनक माना जाता है, जो प्रथम चरण के समय वुडरो विल्सन के बाद इन्होंने ही वुडरो विल्सन के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन के निम्न चरणों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। कौन सिद्धांत कब दिया गया, किस चरण में पहले क्या दिया गया, दूसरा में क्या दिया गया, ये तर्क देखना है। तो यहाँ ध्यान देना है कि प्रथम चरण में क्या हुआ था। तो प्रथम चरण में देखिए, वुडरो विल्सन जो राजनीति को प्रशासन से विभाजन किया था, तो पहला नंबर में 1 हो गया, चौथा। फिर उसके बाद जब द्वितीय चरण आया तो वहाँ क्या है, सिद्धांतों का दृष्टिकोण हुआ, सिद्धांत लोग दिए। तो 4 के बाद आपका 1 हो गया। उसके बाद फिर प्रशासनिक व्यवहार को तरजीह दिया गया, तीसरा नंबर में ये हो गया। तो 4, 1, 3
4, 1, 3, 2 ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद फिर परिवेशीय दृष्टिकोण, चौथा चरण में परिवेशीय दृष्टिकोण पर ध्यान दिया गया, तो ये हो गया 5। और अंत में लोक नीति दृष्टिकोण आता है, इसलिए आंसर आपका सी है। पहला, राजनीति को प्रशासन से विभाजन किया गया, वुडरो विल्सन ने सबसे पहले विभाजित किया था। उसके बाद प्रथम चरण में था, उसके बाद द्वितीय चरण में सिद्धांत दिए गए, फिर तृतीय चरण में प्रशासनिक व्यवहार के बारे में बताया गया, फिर चौथे चरण में परिवेशीय दृष्टिकोण को स्थान दिया गया और अंत में लोक नीति दृष्टिकोण को लिया गया। एफ.डब्ल्यू. रिग्स के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन में मौजूद प्रवृत्तियां हैं क्या क्या? तो इसमें है मानक से अनुभविक, दूसरा है चित्राक्षरीय विधि संबंधी, ये भी सही है, और अनुभविक से मानक ये गलत है, प्रवेशीय से गैर प्रवेशीय ये गलत है, गैर प्रवेशीय से प्रवेशीय ये डब्ल्यू रिग्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत सिद्धांत दिया था। तो इस तरह से पहला, दूसरा और पांचवा, तो डी सही हो गया, डी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिलाया गया है? तो यहाँ देखना है कि किस अवधि में कौन किताब लिखी गई थी। तो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिलाया गया? गलत देखना है, इसमें गलत होगा उसका। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये कब लिखा गया है? ये 1900 ईस्वी में लिखा गया है, ये सही है। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये 1927 में लिखा गया, ये भी सही है। दी एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट ये 1946 में लिखा गया है, तो ये गलत है। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम 1947 में, ये भी सही है। तो आंसर कौन हुआ? सी, क्योंकि ये गलत है, ये 1946 में लिखा हुआ है जबकि यहाँ दिखा रहा है 1947 में। लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं कथन और कारण, ये ध्यान देना है, कथन और कारण। तो निम्नलिखित प्रश्नों को नीचे दिए गए विकल्प का उपयोग करते हुए उत्तर दें। ए और बी दोनों सहित है और आर सही की व्याख्या करता इस तरह करके है, ए और बी दोनों सहित है, आर और ए की सही व्याख्या नहीं है, ये सहित है किंतु आर गलत है, ये गलत है किंतु आर सहित। अब इसी के अनुसार हम आगे देखते हैं, ऑप्शन के अनुसार इसमें सही लगाएंगे। कथन है, कथन लोक प्रशासन की पहचान सेवा और प्रेरणा से होती है, कथन सही है। अब कारण देखते हैं, इसका उद्देश्य जनता की सेवा और समुदाय कल्याण को प्रोत्साहित देना है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो इस तरह से आंसर आपका कौन हो गया? ए आंसर। ए और बी दोनों सहित है और आर एक की सही व्याख्या करता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। फिर दूसरा है, कथन है कि H.E. साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों को खारिज किया। अब फिर कारण है, उन्होंने उन्हें कहावतों के रूप में देखा। जो प्रशासन के सिद्धांत दिए गए थे, साइमन ने इसे खारिज कर दिया और एक कहावत के जैसा इसे तर्क दिया कि तो ये कहावत जैसा है, यानी इस तर्क को नहीं माना। तो ये भी आंसर सही है, तो आंसर हो गया ए। कथन और कारण दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन का यानी ए का आर सही व्याख्या करता है। कथन है F.W. रिग्स लोक प्रशासन में परिवेश के दृष्टिकोण के प्रमुखतम प्रतिपादक हैं। कारण लोक प्रशासन के अध्ययन में परिवेश के दृष्टिकोण की शुरुआत रॉबर्ट डाल ने की थी। अब यहाँ ध्यान देंगे, सी आंसर सही है, ए सही है, लेकिन आर गलत है। यहाँ है कि निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है, और विशेषता इसमें 3 है, एक नहीं है। तो सुशासन की अनेक विशेषताएं बताए गए हैं, जैसे विधि का शासन, समानता और समावेशन, भागीदारी, अनुक्रियता, बहुमत या मतैक्य, प्रभावशाली दक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, निष्पक्ष आकलन।
तो इस तरह से देख रहे हैं, इसमें से कौन नहीं आता। जवाबदेही आया, इसी को उत्तरदायित्व कहा जाता है। पारदर्शिता होना चाहिए सुशासन में, और कानून का नियम सभी जगह लागू होना चाहिए। सुशासन मतलब सही ढंग से शासन चलाना होता है। इसमें लाल फीताशाही यानी सुशासन के अंतर्गत लाल फीताशाही इसकी विशेषता नहीं है, इसलिए आंसर लाल फीताशाही हो गया। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? तो हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांत को एक कहावत के जैसा मजाक में उड़ाया था। राज हर जगह है, यह मुश्किल से ही कोई खाली जगह छोड़ता है। यह कथन किस अवधारणा की व्याख्या करता है? यह अवधारणा कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है, क्योंकि किसी भी राज्य में मेन उद्देश्य होता है उस राज्य का कल्याणकारी काम करना। कल्याणकारी जो भी कार्य होंगे जनता के लिए, कल्याण के लिए किए जाते हैं। इसलिए राज्य हर जगह है, यह मुश्किल से ही कोई खाली जगह छोड़ता है। उसके बाद है, निम्न में से किसे अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है? तो अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता गुडनॉ को कहा जाता है। हमारे समय में लोक प्रशासन के एक सिद्धांत का अर्थ राजनीति का एक सिद्धांत है। यह कथन किससे जुड़ा हुआ है? जॉन गॉस ने कहा है, हमारे समय में लोक प्रशासन के एक सिद्धांत का अर्थ राजनीति का एक सिद्धांत है। यह कथन जॉन गॉस का है। प्रशासनिक विकास की अवधारणा को पहली बार ठोस रूप किसके हाथों मिला? यानी प्रशासनिक विकास की अवधारणा को सबसे पहले ठोस रूप किसने दिया? तो F.W. रिग्स ने दिया है। रिग्स प्रशासनिक विकास की अवधारणा को सबसे पहली बार ठोस रूप किसने दिया? F.W. रिग्स ने दिया। दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? इसमें नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु है। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म किस देश में हुआ? सबसे पहले अमेरिका में हुआ। उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन की रचना किसने की? डवाइट वाल्डो ने की। तृतीय लोक प्रशासन के उद्भव के तृतीय चरण को ही उथल पुथल का काल कहा जाता है। इसे चुनौती का युग भी कहा जाता है। तो उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन की रचना किसने की? डवाइट वाल्डो ने की थी। लोक प्रशासन के विकास में हार्थोन प्रयोग का विकास यानी हार्थोन प्रयोग का अधिक महत्व है। यह प्रयोग किस चरण में हुआ? पहले ध्यान देंगे कि हार्थोन प्रयोग है क्या। ये अध्ययन एल्टन मेयो के नेतृत्व में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा हार्थन, इस जगह का नाम है हार्थन, जो अमेरिका के शिकागो के पास स्थित है, तो वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में संचालित किया गया। और इन्हें 4 चरणों में चलाया गया था, जिसके अंतर्गत था प्रकाश प्रयोग जो 1924 से 27 तक चला, और दूसरा चरण था इसमें रिले असेंबली टेस्ट रूप प्रयोग करना जो 1927 में हुआ। तीसरा था व्यापक साक्षात्कार कार्यक्रम जो 1928 से 31 में हुआ, और चौथा था बैंक वायरिंग प्रयोग 1931-32। इसके माध्यम से कर्मचारी से लेकर के प्रयोग तक के कार्यों को देखा गया, और इसी को नाम दिया गया हार्थन प्रयोग, जो तृतीय चरण में देखा गया। यह प्रयोग तृतीय चरण में हुआ था। नवीन लोक प्रशासन का उदय किस चरण में हुआ? ये अंतिम 5वें चरण में नवीन लोक प्रशासन का उदय शुरू हो गया। नीति निर्माण का सर्वोपरि संचालन और नियंत्रण अंग होता है, तो नीति निर्माण कौन करता है? तो ये मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, जो सर्वोपरि संचालन और नियंत्रण अंग माना जाता है। रिग्स ने अपने मॉडल में प्रिज्मीय समाज की प्रशासनिक व्यवस्था का क्या नाम रखा था? उसका नाम था साला मॉडल। लोक प्रशासन की निशानी क्या है? तो लोक प्रशासन की निशानी है लोक उत्तरदायित्व। इस तरह से 50 यानी अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे